एक लड़का होता है जो कि कक्षा 10वीं का पेपर देता है। पेपर देने के बाद उसके स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं और छुट्टी को मनाने के लिए अपने मौसी के घर पर चला जाता है। और जब वहां पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मौसी घर पर अकेली हैं और उसके जो मौसा जी हैं वह बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए हैं। उसकी मौसी अपने भतीजे का बाकायदा ख्याल रखती है, खाना पीना खिलाती है। लेकिन जब शाम का टाइम होता है, रात का अंधेरा होता है, लड़का अपने बेडरूम से उतरता है और सीधा मौसी के कमरे में चला जाता है। उसके बाद अपनी मौसी के पास लेट जाता है। उसके बाद शारीरिक संबंध बनाने का डिमांड करता है, बोलता है कि मौसी आज मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। उसकी मौसी जैसे ही सुनती है वह भी इस काम के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि आप सुनेंगे तो आपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि इस दुनिया में किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इस सच्ची घटना को विस्तार में जानते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देख। आज की जो सच्ची घटना कर्नाटक प्रदेश में दक्षिण कन्नड़ एक जिला लगता है। यहीं पर एक कस्बा है जिसका नाम उपनगड़ी है। यहीं के रहने वाले होते हैं राजीव नाम के व्यक्ति होते हैं जिनकी दो बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम सविता होता है, छोटी बेटी का नाम रीमा होता है। जो बड़ी बेटी है सविता, इसके बगल के ही गांव में शादी कर दी जाती है। सविता जो है दुल्हन बनकर के लक्ष्मण के घर जाती है। लक्ष्मण और सविता जो है पति पत्नी बनके के रहने लगते हैं। समय बीत रहा होता है। जो लक्ष्मण का एक भाई पंकज है, लक्ष्मण और पंकज दोनों भाई बहुत मेहनत किया करते हैं। यह लोग व्यापार किया करते हैं। व्यापार इनका जो है कर्नाटक से बाहर भी होता था, तो अपने काम के सिलसिले से कर्नाटक से बाहर भी आया जाया करते थे। लक्ष्मण और पंकज बहुत मेहनती थे। एक प्रकार से धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पैसे अपार थे। जो सविता भी खुश थी इस परिवार में आकर। एक दिन सविता सोचती है कि मेरी एक बहन है रीमा और मेरा देवर जो है पंकज, क्यों ना अपने बहन की शादी पंकज के साथ करा दी जाए। वह अपने पिताजी से बोलती है कि बहन रीमा की शादी मेरे देवर से करा दीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ संपन्न परिवार है। रीमा मेरी बहन है, यह भी खुश रहेगी, मेरे साथ में रहेगी, हमारे काम में हाथ बटाएगी। आखिरकार जो राजीव है तैयार हो जाते हैं और फिर रीमा के साथ पंकज की शादी कर देते हैं। आखिरकार लक्ष्मण की पत्नी सविता और पंकज की पत्नी रीमा है। सविता और रीमा सगी बहन है। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। सविता जो है उसे एक बेटा जन्म लेता है। घर में खुशियां आ जाती हैं। बेटा जिसका नाम सर्वेश होता है। बेटा जो सर्वेश है उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार मिल रहा था, क्योंकि किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों रीमा और सविता दोनों बहन थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों अच्छे से ख्याल किया करती थी। पंकज और लक्ष्मण दोनों अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर चले जाया करते थे। एक दिन आता है जब दोनों भाई अपने व्यापार के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं और सविता पिताजी का ख्याल करने के लिए मायके चली जाती है। रीमा और सर्वेश घर पर ही रह जाते हैं। सर्वेश शाम को खाना पीना खाता है और सो जाता है और रीमा भी सो जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है सर्वेश देखता है कि धीरे धीरे टाइम भी बीत चुका था। सर्वेश बड़ा हो चुका था, कक्षा 10वीं में पढ़ रहा था। लेकिन जब देखता है सर्वेश की मेरी चाची या मौसी दोनों थी तो सोचता है कि मेरी मौसी अभी उठी क्यों नहीं, और जाता है मौसी के बेडरूम में। जब जाता है तो देखता है कि उसके मौसी के जो हाथ पैर वो हिल नहीं रहे हैं। उसे आभास होता है कि उसकी मौसी रीमा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। सर्वेश रोने लगने लगता है और चिल्लाने लगता है। तभी आसपास के लोग भी आते हैं। अब सर्वेश फौरन अपने पिताजी के पास फोन करता है और बोलता है कि मौसी जो है रीमा वह हिलडुल नहीं रही है, उठ नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया है। आखिरकार जैसे ही लक्ष्मण बात सुनते हैं तो पंकज लक्ष्मण भागे भागे घर पर आते हैं। आखिरकार सच में जो रीमा है वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और इधर पुलिस भी आ जाती है। सविता भी अपने मायके से आ जाती है। सभी लोग परेशान थे कि आखिर हम लोगों की किसी से दुश्मनी भी नहीं है, किसी से रंजीश भी नहीं है, आखिर रीमा इस दुनिया से ऐसे कैसे चली गई। ना तो परेशान थी। सर्वेश बोलता
है कि इसको शायद हार्ट अटैक आया था, इसीलिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। पुलिस भी आ जाती है, डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और पूछताछ करने लगती है कि आखिर कोई और प्रॉब्लम किस वजह से हुआ। तो सर्वेश बताता है कि हार्ट अटैक आया था, इसी वजह से इस दुनिया को छोड़कर गई है। आखिरकार जैसे ही 1-2 दिन बीतते हैं, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट में जो चीज खुलासा होता है किसी को यकीन ही नहीं होता है। जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट होता है उसमें ये बताया जाता है कि रीमा की मौत दम घुटने से हुई है, यानी किसी ने इसके गले को दाबा है और सांस रुक गया था, ऐसा कुछ किया गया है, यानी किसी ने मारा है। आखिरकार अब पुलिस के आगे एक सवाल हो जाता है कि किसने मारा है, अब पता करना था। पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है कि रीमा कैसी औरत थी, शायद किसी से अफेयर हो या फिर किसी से रंजीश, किसी से झगड़ा। अलग अलग एंगल से पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देती है, लेकिन कोई क्लू सामने नहीं आता। लक्ष्मण पंकज भी बोलते हैं कि मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, हम लोग तो एकदम नॉर्मल रहते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, किसी से मेरी क्यों दुश्मनी होगी। लेकिन पुलिस को तो सवाल का जवाब चाहिए था कि आखिर कौन है इसके पीछे। पुलिस पड़ताल कर रही थी, समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है, लेकिन जो लक्ष्मण है, सर्वेश के पिताजी, एक दिन देखते हैं कि उनके बेटे सर्वेश के पीठ पर नाखून के निशान हैं। उन्हें शक होता है तो पुलिस को फोन करते हैं, बोलते हैं कि साहब मेरे बेटे के जो पीठ पर कई नाखून लगे हुए हैं, शायद कुछ यहाँ से समझ में आ रहा है। पुलिस अब सर्वेश को उठा लेती है उसके पिता के कहने पर और पूछने लगती है कि आखिर तुम कुछ जानते हो तो बताओ, सच सच बताओ वरना फंस जाओगे। सर्वेश जो है डरने लगता है, उसके बाद टूट जाता है। टूटने के बाद सर्वेश एक कहानी सुनाना शुरू करता है। उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं किसी के कानों पर यकीन नहीं होता कि आखिर इस कदर भी हो सकता है। अब सर्वेश बताना शुरू करता है, बोलता है कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, मेरे पिता और चाचा कमाते थे, पैसा मुझे मिलता था अच्छा खासा। सर्वेश वाकई में अच्छा पैसा पाता था और पढ़ाई तो करता ही था, लेकिन सर्वेश अपने पिता से जिद कर रहा था कि मुझे एक एंड्रॉइड फोन दिला दो, मुझे मोबाइल चाहिए। उसके पिता बोल रहे थे कि नहीं, तुम कक्षा 10वीं में पास हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें एक मोबाइल फोन जरूर दे दूंगा, एंड्रॉइड। आखिरकार सर्वेश पढ़ता लिखता है, इधर हाई स्कूल का पेपर देता है और वह पास हो जाता है। उसके पिताजी बोलते हैं कि ठीक है और एक एंड्रॉइड फोन खरीद कर दे देते हैं। आखिरकार जैसे ही सर्वेश फोन पाता है बहुत खुश होता है, अब फोन चलाना शुरू कर देता है। जब भी उसके पास टाइम होता फोन चलाता रहता, नई नई चीजें सर्च करता रहता। तभी एक दिन सर्वेश दोस्त पंकज सर्वेश को बताता है कि देखो, यह मोबाइल में गाना तो सुन ही सकते हो, लेकिन जो चाहो वो चीज देख सकते हो, यानी तुम गलत वीडियो ब्लू फिल्म भी देख सकते हो, तमाम तरीके की साइड वह बताता है। उसका दोस्त पंकज, अब जो सर्वेश है, एक गलत साइड से गलत वीडियो, अश्लील वीडियो दिखती है, वो चीजें ओपन करना शुरू कर देता है। उसको देखता है और जब देखता है तो उसके अंदर कक्षा 10वीं में 16 साल का लड़का, इसके अंदर अलग सी फीलिंग होने लगती है। यह सोचता है सर्वेश, यह सोचता है कि क्यों ना किसी औरत या लड़की के साथ गलत काम किया जाए जैसे इसमें हो रहा है। अब यह चीजें वह सपने सजाना शुरू कर देता है। टाइम बीत रहा होता है धीरे धीरे, लेकिन अब कई चीजें समझ चुका था। मोबाइल में गलत चीजें देखकर गलत आदत पड़ने लगती है। तभी जो 16 जून की बात होती है, 16 जून 2024 को इसकी मम्मी अपने मायके चली जाती हैं और इसके चाचा और पिताजी बिजनेस के सिलसिले से कर्नाटक से बाहर चले जाते हैं। इसकी चाची घर पर अकेली होती हैं, ये क्योंकि इसकी चाची जो थी वाकई में देखने में खूबसूरत थी। रीमा चाची और मौसी दोनों थी, यानी सगी बहन थी। उसके मम्मी की तो मौसी भी हुई और चाची भी हुई, तो रीमा घर पर अकेली थी। तो सर्वेश सोचता है कि क्यों ना अपनी चाची के साथ या मौसी के साथ गलत काम किया जाए। अब ये रात के समय में जब सोता है फिर से वही गलत वीडियो देखना शुरू कर देता है
अब इसके मन में अलग फीलिंग होने लगती है और रात में मोबाइल एक तरफ रखता है और सीधा अपने मौसी के कमरे में चला जाता है और उसकी मौसी सो रही होती है। तभी उनके कपड़े उतारना शुरू कर देता है और फिर क्या था, कपड़े उतारने के बाद वो गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसकी मौसी जाग जाती है। जागने के बाद बोलती है कि सर्वेश तुम ये क्या कर रहे हो। सर्वेश बोलता है कि बस थोड़ा सा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसकी मौसी बोलती है कि देखो सर्वेश ये चीज गलत है, लेकिन सर्वेश बोलता है कि नहीं मेरा बहुत ज्यादा इच्छा है। अब जब इस तरीके से सर्वेश बोलता है तो उसकी मौसी को बहुत क्रोध आता है और उसे धक्का दे देती है। सर्वेश नीचे गिर जाता है। सर्वेश उठता है और फिर से डिमांड करता है कि मौसी मुझे करने दो एक बार, लेकिन जो उसकी मौसी है रीमा वह डांटती है और बोलती है कि रुक, मैं सुबह तुझे बताती हूँ, आने दो तुम्हारे पापा को, तुम्हारे चाचा को, फिर तुम्हारी मम्मी को आने दो, फिर मैं तुम्हारी बताती हूँ। सर्वेश बहुत ज्यादा डर जाता है। अब वह डिमांड नहीं कर रहा था। अब वहाँ से रूम से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद अपने रूम में जाकर के लेट जाता है। रीमा फिर वो सो जाती है, लेकिन सर्वेश को नींद ही नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि सुबह जब होगी तो मेरी मौसी मेरे पापा से, चाचा से, मेरी मम्मी को सब बताएगी तो लोग आएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा मारेंगे। ऐसे सोच सोच करके इसको नींद नहीं आ रही थी। धीरे धीरे 2 घंटे बीत जाते हैं। रात के लगभग 2 बजे का समय होता है। सर्वेश रात में उठता है, सोचता है कि अब क्या करूं। तभी रात के 2 बजे उठता है। उठ के अपने मौसी के यानी रीमा के कमरे में पहुंच जाता है और जब वहां पर पहुंचता है तो सीधा अपने मौसी के पेट पर बैठ जाता है और तकिया से उसके मुंह को दाब देता है। फिर क्या था, उसकी मौसी नाखून मारना शुरू कर देती। दम घुटना स्टार्ट हो जाता है। फिर रीमा इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब सर्वेश सोचता है कि आखिर मैं तो, मेरी मौसी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। वहाँ से निकलता है और अपने कमरे में आकर के सो जाता है। सुबह उठता है और फिर शोर मचाता है। अपने पिता को फोन करता है और बोलता है कि हार्ट अटैक से मौसी की मौत हो गई है। इसकी जो मौसी थी रीमा, जिसकी उम्र 37 साल थी, इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। आखिरकार एक बेटा, हर एक व्यक्ति सोचता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा सहारा बनेगा, लेकिन बेटा ने इस तरीके का कारनामा कर दिया जो कि वाकई में कोई यकीन नहीं करता है। लेकिन अगर आप एक बार गूगल पर सर्च करोगे कि एक 16 साल का लड़का अपने मौसी के साथ गलत काम करने की कोशिश, तो पूरा आ जाएगा। यह सही घटना की जो पूरी कहानी है। सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहे अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट दूसरे वीडियो में पढ़ूंगा जो भी कमेंट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।